गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक से इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक चैप्टर से पार्ट 2 यानी कि इसका एक वीडियो बना दिया गया है, आप लोग को भेज दिया गया है। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट जो बचा है उसका बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आज उस दूसरे पार्ट में जानेंगे कि जो पहले पार्ट जहां समाप्त हुआ था उसके बाद की चीज़ें। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया था कि राष्ट्रवाद में क्या होते हैं। जैसे उसमें 4 पॉइंट दिए गए थे। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवाद की विचारधारा का प्रसार, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि, क्रांतिकारियों का उदय। ये पॉइंट दिया गया था लास्ट में और उसके बाद से वो वीडियो वहाँ स्टॉप कर दिया गया था। उसके आगे के पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। तो उसमें सबसे पहले आया यूरोपीय समाज की संरचना। जब राष्ट्रवाद का विचार आया तो सबसे पहले आया कि यूरोपीय समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए, यूरोपीय समाज कैसा होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा पॉइंट आया कि उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको देख लीजिएगा फिर समझ लीजिएगा। अगला है रूढ़िवाद। उसके बाद क्रांतिकारी। ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट के माध्यम से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। इसके बाद है आपका यूरोपीय समाज यानी कि यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले यानी कि यूरोपीय समाज की जो संरचना है उसके बारे में बात कही जा रही है कि ये यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले कैसी थी, क्या क्या बात थी उसमें, और उसके बाद उसकी संरचना में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में। तो हम यूरोपीय समाज की संरचना की बात करें तो 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपीय समाज 2 वर्गों में बटा था। अब यहाँ बात आई 19वीं शताब्दी के पहले की, जब यूरोपीय समाज था तो समाज कितने 2 वर्गों में बटा था। उसमें पहला वर्ग था उच्च वर्ग जिसे हम कुलीन वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा था निम्न वर्ग यानी कि कृषक वर्ग जो थे, जो किसान थे, वो निम्न वर्ग में आते थे। तो वो इसमें पहला जो वर्ग था उच्च वर्ग था जिसे कुलीन वर्ग कहते हैं, और दूसरा जो वर्ग था उसे निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग कहते हैं। और यह कृषि का कार्य करते थे तथा इसे ही कर देना पड़ता था। जो निम्न वर्ग था यानी कि जो कृषक वर्ग यानी जो खेती का कार्य करते थे, जो किसानी का कार्य करते थे, वो निम्न वर्ग थे। और वो कृषि कार्य करते थे निम्न वर्ग होते हुए भी वो क्या करते थे, उन्हें ही कर देना पड़ता था। कर यानी कि टैक्स उन्हें ही देना पड़ता था। जो निम्न वर्ग के किसान थे उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था, उन्हें ही कर देना पड़ता था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी निम्न वर्ग की, कि निम्न वर्ग के होते हुए भी उनसे कर वसूला जाता था, और जो उच्च वर्ग के लोग थे वे कर नहीं देते थे, वे निम्न वर्ग के लोगों से कर वसूलते थे। तब अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, यूरोपीय समाज 2 वर्गों में बटा था, जैसे उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग या कृषक वर्ग। अब देखते हैं कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अंतर। अब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में मुख्य अंतर क्या था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट है
उच्च वर्ग में की कम जनसंख्या, उच्च वर्ग के लोगों की संख्या क्या थी, कम थी, और निम्न वर्ग के लोगों की जनसंख्या कितनी थी, अधिक थी। यानी उच्च वर्ग के तुलना में निम्न वर्ग के लोगों की जनसंख्या अधिक थी। अब अगला पॉइंट है कि उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, यानी कि जो उच्च वर्ग था वह शक्तिशाली वर्ग था, उनका वर्चस्व था, उनकी सत्ता थी। वे क्या करते थे कि वे अपना वर्चस्व, अपना शक्ति का प्रभाव दिखाते थे निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर। यानी कि उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, और निम्न वर्ग जो थे वो कमज़ोर थे, वे उतने प्रभावशाली नहीं थे। अब अगला पॉइंट है कि जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक, जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक उच्च वर्ग में, और निम्न वर्ग में क्या थे, जमीनहीन, यानी या तो उनके पास ज़मीन नहीं थी या तो वो किराए पर रहते थे। यानी कि जमीनहीन यानी ज़मीन नहीं होना। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो जमींदार थे, वो खेतों के मालिक थे, और उन खेतों पे जो निम्न वर्ग के लोग थे उनसे वो किसानी करवाते थे, उनसे वो खेती करवाते थे। और या तो उनके पास जो ज़मीन नहीं थी तो ज़मींदारों की ज़मीन को किराए पर ले करके अपना खेती करते थे, या उनके द्वारा उनके यहाँ मजदूरी करते थे। अब अगला पॉइंट है सभी अधिकार दिए जाते थे उच्च वर्ग में। यानी कि उच्च वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनको सभी अधिकार दिए जाते थे, यानी उनके हर प्रकार के उनको अधिकार प्राप्त था। जो भी उनको करना होता था उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती थी, उनके पास हर प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, हर प्रकार के अधिकार उनको दिए जाते थे। और जो निम्न वर्ग थे उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, यानी निम्न वर्ग के लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिए जाते थे। अब इसके बाद है यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित था। यानी कि जो यूरोपीय समाज था उसमें समानता देखने को नहीं मिलती थी, वो असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था नया मध्य वर्ग। 19वीं सदी के बाद क्या हुआ, ये सब बातें 19वीं सदी के पहले थी, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। लेकिन 19वीं सदी के बाद की बात है कि 19वीं सदी के बाद एक और उसमें नया वर्ग जुड़ गया, जो था नया मध्य वर्ग। यानी कि दोनों के बीच का जो वर्ग था वो नया मध्य वर्ग कहलाता था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था नया मध्य वर्ग। चूँकि यह वर्ग नया था इसलिए इसे नया मध्य वर्ग बोला गया। नया होने के कारण इसका नामकरण नया मध्य वर्ग कहलाने लगा या पड़ गया। अब देखते हैं नया मध्य वर्ग क्या था, इसमें कौन कौन से लोग आते थे, किस प्रकार के लोग आते थे, ये वर्ग कैसे उभरा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। यानी कि जो नया मध्य वर्ग था इसमें सभी लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि प्रकार के लोग किस वर्ग में आते थे, नया मध्य वर्ग में आते थे। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। अभी नए मध्य वर्ग के जो लोग थे वो सभी लोग पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे होने के नाते उन लोगों ने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। यानी कि यूरोपीय समाज एक समान होना चाहिए, जो उसमें असमानता थी वो असमानता खत्म होनी चाहिए, उच्च और निम्न
कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, सब समान होना चाहिए। तो ये पढ़े लिखे होने के नाते उन लोगों ने एक समान कानून की मांग की सरकार से। जो भी उस समय के जो सरकार थी, वहाँ राजा थे, जो भी उनसे लोग क्या थे कि मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद का निर्माण होना चाहिए। अब आगे है उदारवादी राष्ट्रवाद। देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। इसका कुछ मुख्य बिंदु आपको बताया जा रहा है कि उदारवादी राष्ट्रवाद में पहला बिंदु है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो किसी बंधन में न रहे। जैसा सरकार जो सबके लिए समान कानून बनाए, वैसे उनके लिए भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा है कानून के समक्ष सब एक समान, यानी कि कानून के सामने सभी एक समान हो, सबको बराबर का अधिकार हो। इसलिए उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे, जो नए मध्यम वर्ग के लोग थे, वो क्या थे, वो कहे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए और कानून के समक्ष सब एक समान होना चाहिए, यानी कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है सरकार का पक्षधर, यानी कि सरकार जिस प्रकार का नियम बनाए वो सबके लिए बनाए, किसी उच्च और निम्न वर्ग के लिए अलग अलग नियम नहीं होना चाहिए और सभी लोग सरकार का पक्षधर थे, सब लोग सरकार का सपोर्ट करते थे। अगला है बाजार की स्वतंत्रता, यानी कि बाजार की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो भी व्यापारी थे या जो भी उच्च वर्ग के लोग थे, उनके लिए समान बाजार होना चाहिए, समान व्यापार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लोग व्यापार करें, बाजार में जाएं और दूसरे लोग उसका ज़बरदस्ती कर वसूलें और टैक्स लें। ये उदारवादी राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण बिंदु था। अब इसके बाद देखते हैं, इस उदारवादी राष्ट्र के पहले राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। अब जो यह उदारवादी लोग थे और इनके विचार के चलते जो इन राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा, इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। तो हमने समझ लिया कि फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, यानी कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई और फ्रांस की क्रांति के पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था और क्रांति क्यों हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण, यानी चीज़ों पर पूंजी के आगमन पर, यानी कि एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था, चाहे वो कोई सामान हो, कोई वस्तु हो, कोई पूंजी हो, कोई चीज़ हो या कुछ उसके आवागमन पर था, जो भी नियंत्रण था पूंजी और चीज़ों पे आवागमन या वस्तुओं पे आवागमन पे जो भी नियंत्रण था, उसे खत्म कर दिया गया। यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार के चलते जो भी था आवागमन पे जो भी नियंत्रण था, उस चीज़ों पे, उस पूंजी के आगमन पे जो भी नियंत्रण था, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया गया। यानी यह उदारवाद जो था वो अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण को और सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। तो क्या कर पाया, जब सीमा शुल्क नहीं खत्म कर पाया तो जो सीमा शुल्क था जो खत्म नहीं कर पाया, तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया। क्या किया गया, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेराइन। जोल्वेराइन क्या था, एक संगठन का नाम था जोल्वेराइन। और ये क्यों बनाया गया कि जो सीमा शुल्क जो था, जो राज्यों के आवागमन या दूसरे राज्यों में कर या टैक्स दिया जाता था, उसको खत्म नहीं कर पाया उदारवाद, तो उसके लिए एक संगठन बनाया गया जिस संगठन का नाम था जोल्वेराइन। जोल्वेराइन क्या था, एक संगठन था
यह क्या करती थी कि जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि जॉल्वेराइन एक संगठन था और यह क्या करता था कि जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। शुल्क अवरोध का मतलब सीमा पर लिया जाने वाला कर। यानी कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सामान या कोई भी वस्तु ले जाया जाता है तो उस पर टैक्स दिया जाता है, उस पर कर दिया जाता है, तो उसको समाप्त कर दिया गया। शुल्क अवरोध का मतलब सीमा पर लिए जाने वाला कर। तो ये जो शुल्क है इसे समाप्त कर दिया गया। इसके तहत जॉल्वेराइन के तहत, सॉरी इसके नहीं, किसके तहत? जॉल्वेराइन के तहत, यानी जॉल्वेराइन संगठन था उसके तहत सीमा पर लिए जाने वाला शुल्क को उसको रोक दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। अब अगला पॉइंट है मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 से ज़्यादा मुद्राएं थी। अब जॉल्वेराइन संगठन के तहत क्या किया गया कि मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 मुद्राओं से भी ज़्यादा मुद्राएं थी। यानी कि जो यूरोपीय समाज था, यूरोप राष्ट्र था, वहाँ क्या थी, 30 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। जैसे मान लीजिए कि भारत में एक मुद्रा चलती है जिसका नाम हम ये जानते हैं क्या है, रुपया। यानी कि भारत में जो एक मुद्रा चलता है जिसे हम रुपया बोलते हैं, अगर भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्राएं चलती तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती। कहने का मतलब कि भारत में 29 राज्य है और 29 राज्य में अलग अलग नाम की मुद्रा चलती तो फिर भारत राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। परंतु यूरोप में बहुत ज़्यादा मुद्राएं चलती थीं, यानी कि लगभग 30 से ज़्यादा मुद्राएं चलती थी, तो उसकी संख्या 2 कर दी गई। अब जो मुद्राएं 30 की संख्या में चलती थी लगभग, उसको अब घटा करके और 2 मुद्राएं कर दी गई। नेपोलियन के समय में केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। यानी कि जब नेपोलियन था, जब नेपोलियन वहाँ का शासक था, तो उसके समय में केवल पुरुष ही, वो भी किस प्रकार के पुरुष, जिनके पास धन था, वही वोट दे सकते थे। यानी उच्च वर्ग के लोग, जो जमींदार थे, जो धनी थे, वही वोट दे सकते थे। तो ये हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद ये सारे कदम उठाए गए। अब आता है रूढ़िवाद। यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद ये सारे कदम उठाए गए। ये जितने भी आप मुद्राओं की संख्या घटाना, सीमा शुल्क हटा देना, ये जितने भी काम किए गए, ये कब किए गए? फ्रांस की क्रांति के बाद। अब इसके बाद क्या है? रूढ़िवाद। रूढ़िवादी कौन थे और उनके क्या विचार थे, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि रूढ़िवादी कौन थे और उनके क्या विचार थे। यानी कि रूढ़िवाद 1815 के बाद नया रूढ़िवादी, यानी कि 1815 ईस्वी के पहले जो रूढ़िवादी थे और उसके बाद के जो नए रूढ़िवादी थे उनके विचार के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। यानी कि 1815 ईस्वी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 18 और 15 हो गया है, इसको सुधार लेंगे हम लोग। ये है 1815। है, ठीक है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया। यानी कि 1815 ईस्वी में क्या किया गया?
1815 ईस्वी में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया, यानी कि 4 देशों ने मिलकर काम किया और नेपोलियन को हराया। कहाँ हराया? वाटरलू की लड़ाई में, यानी कि वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर के और उनको हराया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। जब नेपोलियन को हराया गया उसके बाद जो यूरोप की सरकार थी वो क्या करती? पारंपरिक संस्थाएं, यानी कि जो वंशवाद की संस्थाएं थी, वंशानुगत जो संस्थाएं चलती थी और जो परिवारवाद था उनको बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। यानी कि जो नेपोलियन के समय के जितने भी बदलाव किए गए थे शासन व्यवस्था में उन सब को ख़त्म कर दिया गया और जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना का समझौता या वियना की संधि। आइए समझते हैं कि वियना के संधि के तहत क्या क्या समझौता हुआ और क्या क्या बातें हुई। थोड़ा सा जो वियना के संधि की प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख बातें हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें पहला निर्णय ये था कि पहला फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। उसमें पहला संधि के तहत यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार नहीं कर सके, जिससे लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो यूरोपीय प्रांत को। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी और उस समय बुर्बो राजवंश का शासक था तो उसको भी सत्ता में बहाल कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है कि राजतंत्र को जारी रखा गया, यानी कि लोकतंत्र को नहीं लाया गया और जो राजतंत्र था यानी कि जो राजशाही शासन व्यवस्था थी उसको जारी रखा गया, उसको कंटिन्यू रखा गया। अब इसके बाद जो मुख्य सम्मेलन हुआ था वियना की संधि के समय, तो उसमें नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना तथा 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन निरंकुश शासन था। लेकिन उदारवादियों ने वियना सम्मेलन के बाद स्थापित राजशाही रूपों का विरोध किया और विश्वास किया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण आवश्यक है। यानी कि जब राजशाही शासन कंटिन्यू रखा गया, उसको बरकरार रखा गया, तो जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे वो क्या थे? वो राजशाही शासन का विरोध किया और विश्वास किया कि नहीं, लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके बाद से इसी वीडियो में जो भी आपको चीज़ बताई गई हैं उससे संबंधित आपको यहाँ कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है और उस गृह कार्य को आप लोग करेंगे अपने कॉपी में। पहला प्रश्न है कि उदारवादी राष्ट्र का अर्थ बताइए। उदारवादी राष्ट्र क्या था उसका अर्थ बताइए। दूसरा है जाल्वेराइन का अर्थ बताइए, यह क्यों स्थापित किया गया, यानी कि जाल्वेराइन जो संगठन था उसका अर्थ क्या है और वह क्यों स्थापित किया गया। तीसरा प्रश्न है वियना संधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो वियना की संधि थी उसके जो प्रमुख बिंदु थे उसको स्पष्ट कीजिए, उसको बताइए। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के दौरान कौन एक शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं सदी के दौरान कौन एक शक्ति के रूप में उभरा। अगला है वियना संधि के प्रमुख बिंदुओं को निरंकुशवाद क्या है, यानी कि निरंकुशवाद क्या है इसके बारे में आपको लिखना है कि निरंकुशवाद क्या था।
ये आपका गृह कार्य है, इसको आप लोग पढ़ेंगे अपने बुक से हेल्प ले करके और अपने कॉपी में उसका नोट्स बनाएंगे। अब इसके जो बचे हुए पॉइंट है वो आपको पार्ट 3 यानी कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।